हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, किरचॉफ्स जंक्शन एंड लूप रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले चीज, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। Terminal potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit, formula होता है V equal to E minus IR। इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। Potentiometer. It is an instrument used to measure EMFs of two cells and to measure internal resistance of a cell accurately. It is basically a long piece of uniform wire, sometimes a few meters in length, across which a standard cell is connected. In actual design, the wire is sometimes cut in several pieces, placed side by side, and connected at the ends by thick metal strips, as you can see in this figure और these figures। ये डिवाइस आपने अपने फिजिक्स लैब में ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप प्रैक्टिकल के दौरान ज़रूर देख लेंगे। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? ये कहता है व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इसको हम डिराइव करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं लेट V be the potential difference across certain portion of wire whose resistance is R। सो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। आर की जगह हम लिख सकते हैं रो एल बाय ए, और इसको लिखा जा सकता है V इक्वल टू के एल, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसे हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ से हमने टर्म देखी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अलोंग पोटेंशियोमीटर वायर। फॉर्मूला होता है K इक्वल टू V बाय L, और इसकी SI यूनिट है वोल्ट पर मीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहली एप्लीकेशन आती है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। सो कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ्स E1 एंड E2। जो पहला सेल है आपका E1, उसका पॉजिटिव कनेक्टेड है A के साथ और नेगेटिव कनेक्टेड है टर्मिनल 1 ऑफ द टू वे की। एक्चुअल में टू वे की ऐसे दिखती है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। सो 1 से कनेक्टेड है E1 का नेगेटिव। ये दूसरा सेल हो गया E2, इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है A के साथ, नेगेटिव कनेक्टेड है विद टर्मिनल 2 ऑफ द टू वे की। बैटरी जिसका EMF आपका E है, वो भी आपका A से कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो टर्मिनल 3 है टू वे की का, इस ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कनेक्टेड है जॉकी से, जो कि ऐसा दिखता है। ध्यान दीजिए, अगर आप एक वेल लेवल डायग्राम बना देते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इसकी K1 को क्लोज किया, एंड व्हाट यू डिड, यू एडजस्टेड सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। यानी कि रियोस्टेट की मदद से आपने इस पोटेंशियोमीटर वायर में एक कांस्टेंट करंट को एडजस्ट किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 1 और 3 टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि देखो जैसे की इंसर्टेड है ना, ऐसे आपने की इंसर्ट की। ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि की इंसर्ट की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेल जो है ये आपका सर्किट में है और E2 वाला सर्किट में नहीं है। फिर आपने क्या किया, जॉकी की पोजीशन को पोटेंशियोमीटर वायर पे एडजस्ट किया इस तरह से कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। अभी देखो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हो गया N1, इसके हमने लेंथ निकाली L1, तो E1 हो गया KL1।
फिर हमने क्या किया, ये प्लग हटाया यहाँ से और यहाँ 2 और 3 के बीच में रख दिया, मतलब यानी कि इसे बाहर निकाला। अब सिर्फ ये वाला अंदर होगा, पहले ये वाला अंदर था, ये वाला बाहर था। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो गया, E2 वाला सर्किट जो है वो आपका है इन सर्किट और E1 वाला हट गया है। ठीक, अब आपने फिर क्या किया, जॉकी को स्लाइड किया, ये आपकी पोजीशन आई। अब गैल्वेनोमीटर में फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ये हो गया N2। ठीक है, इस लेंथ हो गई L2, तो हो गया E2 इज इक्वल टू KL2। नाउ E1 by E2 is equal to L1 by L2. In practice, one of the cells is chosen as a standard cell whose EMF is known to a high degree of accuracy. एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पेपर में ये फाइनल डायग्राम बनाना है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको बिट्स एंड पार्ट्स में तोड़ तोड़ के आपको दिखाया था, जिसमें आपको सबसे पहले एक पार्ट दिखाई दे रहा, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, बट ये आपका फाइनल डायग्राम है जो आपको पेपर में बनाना है। दूसरी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा हो गया इसका सर्किट डायग्राम। पहले भी कहा था, अगर आप एक वेल लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उस सिनेरियो में आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में है क्या क्या। ये आपका की हो गया K1, दूसरी की K2, ये आपका A, इससे आपका बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, और एक सेल कनेक्टेड है जिसका EMF हो गया E, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये गैल्वेनोमीटर, ये रियोस्टेट। ठीक है भाई, अब वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोज की K1 and adjust suitable constant current in the potentiometer wire with the help of a rheostat. Now adjust the position of the jockey on the potentiometer wire such that there is no deflection in the galvanometer. देखो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये पोजीशन है N1, तो इसको हमने इसकी लेंथ निकाली, वो निकली L1, सो EMF आपका निकलेगा E is equal to KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि K2 को क्लोज किया और रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, फिर से हमने, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, इससे हमने रेजिस्टेंस निकाली। ठीक है, अच्छा अब फिर से आप जॉकी की पोजीशन पोटेंशियोमीटर वायर पे निकालते हैं ताकि कोई डिफ्लेक्शन ना मिले। उस लेंथ को आपने कहा L2। अच्छा, अब सेल से करंट निकला था, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, E नहीं आएगा, इसमें V आएगा, तो हमारा आएगा V इक्वल टू KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट E अपॉन V इज इक्वल टू L1 by L2। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, या E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, जिसे लिखा जा सकता है R इज इक्वल टू L1 by L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है, एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर की, इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड एंड इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रिफर करते हैं ओवर अ वोल्ट मीटर इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ध्यान दीजिए, एग्जाम में अगेन आपको ये वाला फाइनल डायग्राम बनाना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर की, जिसमें सबसे पहला आता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव तब कहा जाता है जब वो एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की, उसे मेजर किया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में, और सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अगर मैं स्लोप निकालूं V और L के ग्राफ का, तो उससे मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलता है। ये V और L का ग्राफ जो कि एक स्ट्रेट लाइन आता है, और अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा जो कि आपका होगा V बाय L के बराबर, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब अगर मुझे एक पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो अगर लेंथ बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, तो उसके कारण क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप करंट को कम करोगे तो V कम होगा, V कम होगा तो K कम होगा, और अगर K कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। या एक और चीज आप कर सकते हैं, डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट। तो इन चारों तरीके से आप क्या है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं।
पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर के ऊपर प्रेफर किया जाता है किस चीज के लिए? मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या फिर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। रीजन क्या है इसका? पोटेंशियोमीटर क्या है, कोई करंट ड्रॉ नहीं करता वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है। दिस मीन्स पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड गिविंग अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। या मैं कह सकता हूं पोटेंशियोमीटर कंपेयर ईएमएफ वैल्यू व्हाइल वोल्टमीटर कैन ओनली कंपेयर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द टू सेल्स। या मैं ये भी कह सकता हूं कि पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो वोल्टमीटर से ज़्यादा हो सकती। इनमें से हम कोई भी रीज़न यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हो कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मोर देन दैट ऑफ ए वोल्टमीटर, या बाकी के दोनों, इनमें से कोई भी लिख सकते हो। और ये कई बार पूछा हुआ बोर्ड में कि पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर के ऊपर क्यों प्रिफर किया जाता है। Second point, the balance point can't be obtained on the potentiometer if the fall of potential, that is V, along the potentiometer wire due to the auxiliary battery is less than the EMF of the cell to be measured. Third point कहता है a high resistance wire is used in potentiometer to reduce the current through the galvanometer. इससे क्या होता है, आपका galvanometer और सेल दोनों ही डैमेज होने से बच जाते हैं। पोटेंशियोमीटर में कई बार वन साइडेड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण ये हो सकता है कि जो आपका सेल है E1 या E2, उसका ईएमएफ जो है वो ड्राइवर सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो। दूसरा हो सकता है पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड और डिटरमाइंड। फिर आते हैं वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस। तो सबसे पहली बात, वोल्टमीटर ईएमएफ को अप्रॉक्सीमेटली मेजर करता है जबकि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है। वोल्टमीटर ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है वो एक्चुअल से थोड़ा कम होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर मेजर्स एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी लो होती है, पोटेंशियोमीटर की ज्यादा होती है। चलिए टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मेजरली एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a resistance of R ohm draws current from a potentiometer as shown in the figure. The potentiometer has a total resistance R naught ohm. A voltage V is applied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. NCERT क्वेश्चन और बोर्ड में भी पूछा गया है। तो भाई पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन मिडिल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो ये आर नॉट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, आर नॉट बाय टू, आर नॉट बाय टू। उसके अलावा हमने यहाँ लेबलिंग कर दी है। टोटल करंट था आई, वो यहाँ पे स्प्लिट हो गया I1 और I माइनस I1 में। फिर हमने लूप लिया ABEDA। तो इस लूप में अगर हम किरचॉफ्स लूप रूल लगाएं तो इक्वेशन बनती है I माइनस I1 इंटू आर नॉट बाई टू माइनस I1R इज इक्वल्स टू 0, या इसे लिखा जा सकता है IR नॉट इज इक्वल टू I1 R नॉट प्लस 2R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने दूसरा लूप लिया GABCFG। इस लूप में हमारी इक्वेशन आएगी V इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू आर नॉट बाई टू प्लस I इंटू आर नॉट बाई टू, जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है I आर नॉट माइनस I1 आर नॉट बाय 2। यहाँ पे हमने क्या किया, I आर नॉट की वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर 1 से और सॉल्व किया तो हमारा निकलता है V इज इक्वल टू I1 आर नॉट प्लस 4R बाय 2, या I1 की वैल्यू निकलेगी 2V अपॉन आर नॉट प्लस 4R। ना वोल्टेज अक्रॉस R आपकी आएगी VR इज इक्वल टू I1R, इसमें I1 की वैल्यू रखते हैं तो आता है 2VR अपॉन आर नॉट प्लस 4R, या इसे लिखा जा सकता है VR इज इक्वल टू 2VR इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 4R।
Next question, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? So हमें क्या क्या गिवन है, हमें E1 गिवन है, L1 गिवन है जिसे मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, L2 गिवन है जिसे मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। तो पहले सेल के लिए आपका E1 इज इक्वल टू KL1, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की तो मुझे K निकलता है 3.57 वोल्ट पर मीटर। फॉर द रिप्लेस सेल E2 इज इक्वल टू KL2, इसमें हमने क्या क्या K की वैल्यू रखी और L2 की वैल्यू रखी, तो ये मुझे मिला 2.25 वोल्ट। बाय द वे इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो मेरे पास E1 है, L1 है, L2 है, तो E2 सीधा सीधा निकल सकता है उससे भी। Next question, figure shows a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of a 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shift to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. तो क्या क्या गिवन है, हमें L1 गिवन है, R गिवन है और L2 गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सारी चीज़ें हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं तो R निकलता है 1.68 ओम। Next question, figure shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.4 ohm maintaining a potential drop across the resistor wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for very moderate currents up to a few milliampere gives a balance point at 67.3 centimeter length of the wire. To ensure low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E, and the balance point found similarly turns out to be at 82.3 centimeter length of the wire. What is the value of E is the first part. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास E1 गिवन है, L1 गिवन है और L2 गिवन है। Now we know E1 by E2 is equal to L1 by L2। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं और E2 की जगह E लिखते हैं, तो E की वैल्यू निकल आती है 1.247 वोल्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बी पार्ट। व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव? So the purpose is to lower the current flow through the galvanometer when the movable contact is far from the balance point. C part, is the balance point affected by this high resistance? Answer is no. Is the balance point affected by the internal resistance of the driver cell? Is the D part, and the answer is still no. आगे फिर करते हैं, E part, would the method work in the above situation if the driver cell of potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? No, because if the potentiometer's driver cell is EMF is less than other cell's EMF, then there would be no balance point on the wire, so the method won't work. F part, would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of the order of a few millivolts, such as the typical EMF of a thermocouple? If not, how will you modify the circuit? So ये circuit work नहीं करेगा, क्यों? As there will be a very high percentage of error, so circuit would be unstable and balance point would be close to A. इसको modify कैसे कर सकते हैं? By connecting a series resistance to the wire AB. इससे क्या होगा कि AB's potential drop is slightly higher than measured EMF, resulting in a small percentage error. Next question, figure shows potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with the standard resistor R equal to 10 ohm is found to be 58.3 centimeter, while that with the unknown resistance X is 68.5 centimeter. Determine the value of X. What might you do if you fail to find the balance point with the given cell of EMF E? तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, R है, L1 और L2 है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R निकालें तो वो होगा E1 इज इक्वल टू आई आर। इसमें R की वैल्यू पुट करते हैं तो E1 निकलता है 10I।
potential difference across x निकलेगा E2 equal to Ix. Now we know E1 by E2 is equal to L1 by L2. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो x निकलता है 11.75 ओम. अब इसमें B पार्ट था, what might you do if you fail to find the balance point with the given cell of EMF E? So if we fail to find a balance point with the given cell of EMF E, then the potential drop across R and X must be reduced by putting a resistance in series with it, as the balance point can only be obtained if the potential drop across R or X is smaller than the potential drop across wire AB. तो अगर आपको बैलेंस पॉइंट ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, R या X में किसी के भी साथ सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी. इससे क्या होगा कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कम हो जाएगा. नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट. गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद. कहीं से कोई भी डेटा या इमेज ली गई है तो thank you so much, and do watch the next video which is on potentiometer board questions. Thank you so much.